नमस्कार, जोहार आप सभी को। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपोज झारखंड जामताड़ा वाले में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं जेपीएससी प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का ला रहा था, जहां पर मैं 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया था और आज से हम लोग उसके आगे के सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। चूँकि मैं बाहर चला गया था ऑफ़िशियल वर्क से, इसलिए आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जो है बंद था, लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हो सके तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरा अ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, खुटकट्टी पंचायत किस जनजाति की ग्रामीण शासन की व्यवस्था है? ये देखिए, ये सब क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया होगा, इतने बार रिपीट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, खुटकट्टी पंचायत किस जनजाति की ग्रामीण शासन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए मुंडा शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी नागवंशी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी पढ़ा शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी है मांझी परगने शासन व्यवस्था। तो खुटकट्टी आप सभी को याद होगा, ये खुटकट्टी जो संबंधित है वो मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित है। मुंडा जनजाति अपना जो जमीन को, जंगलों को साफ करके बनाते हैं उसको खुटकट्टी कहते हैं, है ना, मुंडारी खुटकट्टी भूमि कहते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था इन्हीं से प्रेरित है, आप सभी को पता है। और पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव का है, ओके। और मांझी परगनित शासन व्यवस्था जो है, मांझी परगनित शासन व्यवस्था, ये आपका मांझी परिवार यानी कि संथालों का है, जो संथाल परगना में रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी शासन व्यवस्था में पांडे का क्या कार्य था? ये भी याद हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए है वित्त मामलों का प्रमुख, ऑप्शन बी पंच के निर्णय को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराना, ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के आयोजन की व्यवस्था करना और ऑप्शन डी है लगान वसूली के लिए नियुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पंच के निर्णय के मौखिक रूप से सभी को अवगत कराने का कार्य जो है पांडे का रहता है। और अगर आप नागवंशी शासन व्यवस्था में देखेंगे तो और भी पद थे, जैसे दीवान। दीवान जो है वो वित्त मामले को देखा करते थे, है ना, यहाँ पर दीवान होगा। उसके बाद है किसी प्रकार के आयोजन की व्यवस्था जो देखना होता था किसी भी प्रकार के, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पाहन को ये कार्य दिया गया था कि कोई भी आयोजन कराना है तो आप इसको देखिए। फिर लगान का वसूली के लिए जो नियुक्त होने लगे उनको हम लोग जागीरदार यहाँ पर कहने लगे थे, ठीक है, जागीरदार। ये सब इन लोगों की अपना देन नहीं था जागीरदार वाला, ये तो अंग्रेजों और मुगलों का प्रभाव से आया था, ठीक है। तो ये हो गया नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पांडे का कार्य क्या था, पंच के निर्णय को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराने का काम था नागवंशी शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर नियुक्त अधिकारी कौन कौन है? तो पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है महतो, ऑप्शन 2 है पाहन, ऑप्शन 3 है मांझी, 4 जो है बैगा लिखा हुआ है और 5वां लिखा हुआ है पढ़ा दीवान। तो पढ़ा शासन व्यवस्था की ये सभी अधिकारियों का नाम लिखा गया है, लेकिन बोला है कि ग्राम स्तर पे कौन कौन है। सही विकल्प बताएं। ऑप्शन ए है 1 और 2 यानी कि महतो और पाहन, ऑप्शन बी है 1 2 3 यानी कि महतो पाहन और मांझी, और ऑप्शन सी है आपका 1 2 3 4 सभी और इनमें से सभी। तो 3 का राइट आंसर अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर पे पूछ रहा है पढ़ा शासन व्यवस्था जो कि उरांव का होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा महत्व जैसे हो गया, ओके। तो पढ़ा शासन व्यवस्था में महत्व जानते हैं आप, गांव का मुखिया होता है। पाहन जो होता है वो आपका धार्मिक प्रधान होता है और मांझी जो होता है वो महतों का सहायक होता है और बैगा जो होता है वो पाहन का सहायक होता है। यही बात है ना, इसका मतलब ये ग्रामीण स्तर पे होता है। तो 1 2 3 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। और पढ़ा दीवान तो पढ़ा
पंचायत व्यवस्था में रहता है ना कि उसके ऊंचे वाला स्तर पे, पहले तो नीचे ग्राम स्तर में हुआ, फिर ग्राम से ऊपर परगनेत या पढ़ा होता है ना, वो वहाँ पर होता है आपका पढ़ा दीवान, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर जो सही होगा वो 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मांझी परगना शासन व्यवस्था में लासेर टंगाए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है गांव की ग्राम सभा का संचालन करता है, ऑप्शन बी है ग्राम पुलिस की तरह कार्य करता है, ऑप्शन सी है गांव का अंतिम पदाधिकारी होता है, और ऑप्शन डी है गांव का सुरक्षा प्रहरी होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी, गांव का सुरक्षा प्रहरी होता है लासेर टंगाए मांझी परगना शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डांडिया, बी दिहोरी, ऑप्शन सी भगत, ऑप्शन डी है कालो। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें कहा जाता है दंडिया, ठीक है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? डंडिया। यहाँ देखिए पहाड़ी खड़िया लिखा है, ठीक है, उसका होगा डंडिया, पहाड़ी खड़िया डंडिया। तो यहाँ पर खड़िया जनजाति को 3 भागों में बांटा है ना, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो उसी में ये पहाड़ी खड़िया का पूछा है, तो उसमें डंडिया कहा जाता है गांव के प्रधान को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में कौन सी गैर जनजाति शामिल है? ऑप्शन ए है अंसारी, ऑप्शन बी है साहू, ऑप्शन सी है महतो, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सी गैर जनजाति शामिल है? गैर जनजाति का यानी कि जितने हमारे यहाँ अभी 33 जो है आपका जनजाति रहते हैं झारखंड में, तो रहते तो और भी हैं, लेकिन ये नॉमिनेटेड हैं हमारे संविधान के द्वारा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें आप अब यहाँ पर देखना है कौन सा गैर जनजाति है जहाँ जातीय पंचायत पाया जाता है। तो 6 का इसमें आंसर तो कोई भी नहीं है, अंसारी, साहू, महतो, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया हो। ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी गोंड। तो आप सभी को यहाँ पर याद हो जाना चाहिए, हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, वो प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खरवार जनजाति के शासन व्यवस्था में 4 गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पचोरा, ऑप्शन बी चट्टी, ऑप्शन सी सतोरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर 4 गांव बोला है तो उसको चट्टी कहा जाता है, 5 गांवों के समूह को पचौरा कहा जाता है और 7 गांवों के समूह को सतौरा कहा जाता है। ये खरवार जनजाति के शासन व्यवस्था में 4 गांवों के समूह को चट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। मरंग गोमका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राधाकृष्ण, ऑप्शन बी है पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी है डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद और ऑप्शन डी है जयपाल मुंडा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का आंसर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। मरंग गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू सर को कहा जाता है जिन्होंने ओलची की संथाल भाषा की लिपि का विकास किया था, ओके। और इनको जो है इनके नाम का एक जनजातीय विश्वविद्यालय भी कहाँ पर खोला गया? जमशेदपुर में खोला गया है, ओके। और अभी हाल फिलहाल में संथाल भाषा में संविधान को लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीलागिर नामक बांग्ला उपन्यास किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर लिखी गई है? ऑप्शन ए है तिलका मांझी, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है भागीरथ मांझी, ऑप्शन डी है बुद्धू भगत। तो सीलागिर नामक बांग्ला उपन्यास, राइट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तिलका मांझी, ठीक है। सीलागिर नामक बांग्ला उपन्यास तिलका मांझी के जीवन पर लिखी गई है। और इसकी रचना जो है, देखिए बांग्ला वाला जहाँ आता है ना वहाँ पर आ जाता है महासेविता देवी का नाम। इन्होंने बिरसा मुंडा के नाम पे भी एक लिखा है ना, आरण्य अधिकार महासेविता देवी, राइट।
और इन्होंने ही तिलका मांझी के लिए शिलागीर लिखा है, शिलागीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, संथाल जनजाति में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इतुत बापला, बी दिपिल, ऑप्शन सी सदाई बापला और ऑप्शन डी है क्रीम बापला। तो शादी से संबंधित अगर हम लोग देखेंगे तो इतुत बापला को हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं, इतुत बापला को हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं, जबकि दिपिल बापला जो है दोस्तों ये आपका हठ विवाह होता है, हठ विवाह। ओके, घरों में बैठ के नहीं कहता है कि मैं तो यही घर में रहूँगा, शादी करूँगा यहीं पर, वही बात है हठ विवाह दिपिल बापला को। और सदाई बापला अगर देखेंगे तो ये क्रय बापला होता है, क्रय बापला होता है जहाँ पर वर जो है वधु के फैमिली को कुछ रकम देकर उन्हें अपने घर ले आता है। क्रिंग बापला जो है वो इसको आप बोल सकते हैं आज के समय में जो जॉइंट शादी होता है, यानी कि अरेंज मैरिज जो होता है वही चीज़ है ये, अरेंज मैरिज। क्रिंग बापला सबसे ज़्यादा फेमस यही है, माता पिता आपस में बात करते हैं और शादी ब्याह करवाते हैं। तो प्रेम विवाह यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, इतुत बापला। सदाई बापला क्या है? सदाई बापला क्रय बापला है ना, क्रय विवाह है। और दिपिल बापला क्या है? हठ विवाह है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ पार्टी दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना दिया हुआ है। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ऑप्शन बी है हुल झारखंड पार्टी, ऑप्शन सी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन डी है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है 1973 में हम लोगों के विनोद बिहारी महतो बाबू और उसके बाद उसमें कौन रहेंगे, हमारे उसके महासचिव जो बनाए गए थे वो शिबू सोरेन साहब रहेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर धनबाद के मैदान में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया जाता है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना जो है 1986 में सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से ही बनाया जाता है। हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1969 में ही किया गया है, ठीक है। और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है जुएल लाकड़ा, ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी है थियोडोर सुरेन, ऑप्शन डी है जे बाथुलमन साहब। तो अगर आप इसमें आंसर देखेंगे तो ये जे बाथुलमन साहब को हम लोग मानेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, याद होगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1912 में किया था और झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग करी थी। तो जे बाथुलमन साहब झारखंड आंदोलन के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 26 जनवरी 1930 को रांची में किस स्वतंत्रता सेनानी ने तिरंगा झंडा फहराया था? ऑप्शन ए पूर्ण चंद्र मित्र, ऑप्शन बी है कृष्ण बल्लभ साहे, ऑप्शन सी है महादेवी केजरीवाल, ऑप्शन डी है हरिहर महतो। तो 26 जनवरी 1930 का बात कर रहा है, रांची में किस स्वतंत्रता सेनानी ने तिरंगा झंडा फहराया था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्ण चंद्र मित्र। पूर्ण चंद्र मित्र साहब ने रांची में जो है तिरंगा झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। ये कब हुआ था? ये जो हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें झंडा फहराया गया था, अपना पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी उसमें, तो उसी के तर्ज पे यहाँ पर भी मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। पूर्णचंद्र मित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को मरंगोम्पे यानी कि बड़े गुरुजी के उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, किसान सभा जो है 1930 में, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में और आदिवासी महासभा 1939 में हुआ था। तो ये आदिवासी महासभा के समय में ही जो है हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा जी थे उनको यहाँ पर मरांगोम्के बोला गया था, ठीक है, राइट। तो दोनों ही एक तरीके का है, देखिएगा हमारे गुरु गोमके यहाँ पर देखिए, ठीक है। मरांग गोमके जो है वो आदिवासी महासभा के
1939 में जो बनाया गया था, उस समय जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग बड़े गुरुजी के नाम पे कहा था, मरंग गोमके के नाम से कहा था। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, उसमें मरंग गोमके जो दिया हुआ है, मरंग गोमके तो फिर वही हो गया हमारे। मरंग गोमके अगर यहाँ पर बोलेंगे तो मरंग गोमके तो जयपाल सिंह मुंडा को ही कहा जाता है। गुरु गोमके अगर बोलेंगे तो वो पंडित रघुनाथ मुर्मू साहब को कहा जाएगा, है ना। गुरु गोमके, मरंग गोमके नहीं, गुरु गोमके अगर कहते हैं तो वो पंडित रघुनाथ मुर्मू को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 15 का आंसर हो गया था आदिवासी महासभा के दौरान मरंग गोमके बड़े गुरुजी के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी जनजाति खुद को उच्च हिंदू मानती है? ऑप्शन ए है बथोड़ी, ऑप्शन बी बेदिया, ऑप्शन नहीं है 3 नंबर में है बिजिया, 4 में चेरो और 5 में खरवार लिखा है। तो इसमें सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है जो खुद को उच्च हिंदू मानते हैं जनजातियों में। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 यानी कि बथोड़ी, बेदिया और बिंझिया। ऑप्शन बी है बथोड़ी, बेदिया, बिंझिया और चेरो। ऑप्शन सी है 1 और 5 बथोड़ी, खरवार। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वो इनमें से सभी होगा, राइट। ये सभी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है, बथोड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार, ठीक है। बथोड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार, ये सभी अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, ओके, दहड़ी आदि किस जनजाति के वस्त्र हैं? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी है हो और ऑप्शन डी है खड़िया। तो कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, इसका जो राइट आंसर है वो है संथाल जनजाति, राइट। कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, ये सभी जो है संथाल जनजातियों का वस्त्र है। कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, ओके। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी जनजाति द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित है? द्रविड़ीय प्रजातीय समूह से। ऑप्शन ए है बथोड़ी, ऑप्शन बी है असुर, ऑप्शन सी है कंवर, ऑप्शन डी है परिया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बथोड़ी, राइट। तो ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से बथोड़ी, और यहाँ का सबसे बड़ा जनजाति जो है द्रविड़ प्रजाति में कौन है? उरांव है। और इसमें द्रविड़ प्रजाति में और कौन कौन शामिल है वो भी देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आ जाएगा उरांव हो गया, दूसरा है खरवार, ओके, खरवार। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे महली, बथोड़ी तो लिख ही दिया हूँ, फिर खोंड जनजाति, उसके बाद गोंड रहेगा, खोंड गोंड दोनों ही है, चिक बड़ाइक, बैगा, बथोड़ी यहाँ लिखा हुआ है, किसान, बिंजिया और बेदिया। तो याद रखिएगा ये सभी जनजाति जो है आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह में है, बाद बाकी तो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति समूह में आते हैं, ओके। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 19, बिंजिया जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है? ऑप्शन ए है विंध्यवासिनी, ऑप्शन बी है सुरजी देवी, ऑप्शन सी है बड़ा देव और ऑप्शन डी है बंजारी देवी। तो बिंजिया जनजाति का पूछा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो विंध्यवासिनी होगा। ये बिंजिया जनजाति के प्रमुख देवी हैं, है ना, विंध्यवासिनी। उसके बाद सुरजी देवी, ये सब क्वेश्चन हमने पहले और भी कराया है। तो सुरजी देवी महली जनजाति में है। बड़ा देव अगर देखेंगे तो ये बैगा जनजाति में होता है, बड़ा देव बैगा जनजाति में। बंजारी देवी का नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सीधा सीधा बंजारा है, इसी जनजाति से रिलेट करता है, बंजारा, है ना। बंजारा जनजाति जो है उसके जरिए यहाँ पर बंजारी देवी उसमें प्रमुख देवता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया विंध्यवासिनी, जो कि बिंजिया जनजाति का प्रमुख देवी देवता हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रिजले ने किस जनजाति को लघु जनजाति कहा है? ऑप्शन ए है बिरोहर, ऑप्शन बी है ब्रिजा, ऑप्शन सी सबर, ऑप्शन डी है परिया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिया। इसको लघु जनजाति कहा है। परिया जनजाति को रिजले ने लघु जनजाति कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21। हो जनजाति द्वारा वसंत ऋतु के अवसर में कौन सा गीत गाया जाता है? हो जनजाति द्वारा वसंत ऋतु में। ऑप्शन ए है बा, ऑप्शन बी है जापी, ऑप्शन सी सरूल, ऑप्शन डी है दौड़। तो 21 का राइट आंसर हो गया आपका बा। ठीक है, हो जनजाति द्वारा वसंत ऋतु में बोल रहा है, तो वसंत ऋतु में ये लोग बा पर्व मनाते हैं, जिसको हम लोग अन्य जगहों में सरहुल भी कहा जाता है। ठीक है, सरहुल भी कहा जाता है। तो यहाँ आंसर हो गया बा। वैसे और यहाँ पर जो लिखा हुआ ना वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए जापी, जापी जो है शिकार संबंधी गीत है, ये मुंडा जनजाति गाते हैं। मुंडा जनजाति जापी को शिकार संबंधी गीत है। दौड़, दौड़ जो है ये विवाह संबंधी गीत है, ये संथालों में होता है ना, विवाह संबंधी गीत दौड़। उसके बाद और एक क्या बचा? सरहुल। तो सरहुल आप सभी को पता है, ये उरांव जनजाति में जो है सरहुल नाम से जाना जाता है बा पर्व को। ओके, तो यहाँ पर ये भी वसंत गीत है, सरहुल बोला जाए तो। क्लियर है? ये क्लियर हो गया, 21 क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जदुर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी संथाली। तो जदुर नृत्य, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो उरांव जनजाति होगा। जदुर नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। तंतु वाद्य के तहत कौन सा वाद्य यंत्र नहीं आते हैं? तो वाद्य यंत्र जो है आप सभी को पता है, वहाँ 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक सुशील वाद्य हो गया, एक तंतु वाद्य हो गया, और एक उसको ताल वाद्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बनम, ऑप्शन बी है सारंगी, ऑप्शन सी है भुआंग, और ऑप्शन डी है मदन भेरी। तो तंतु वाद्य में कौन सा यहाँ पर नहीं आता है यंत्र? यानी कि तंतु यानी कि जिसमें तार वगैरह कुछ लगा हुआ हो और उसको हम लोग बजाते हैं, जैसे एक तारा वगैरह, सारंगी वगैरह। राइट, तो यहाँ आंसर आप क्या देंगे दोस्तों? इसमें हम लोग मदन भेरी जो है आप देखेंगे तो ये सुशीर वाद्य है, यानी कि इसको फूंक के बजाया जाता है। ठीक है, ये सुशीर वाद्य है, फूंक के बजाते हैं। बाद बाकी जो है बनम में तार का प्रयोग किया जाता है, सारंगी आपने देखा होगा, और ये भुआंग जो है इसमें भी हम लोग तार का उपयोग करते हैं। तो जो तंतु वाद्य है उसमें ये 3 के अलावे, बनम, सारंगी और भुआंग के अलावे एक तारा आता है, टोहिला आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये टोहिला जो है ये भी फेमस है, टोहिला और एक तारा। और सुशीर वाद्य में आप सभी को पता है बहुत सारा बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेदी, ये सब। ठीक है, सुशीर वाद्य में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बिंदु धाम मेला आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? ऑप्शन ए है साहिबगंज, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो बिंदु धाम मेला का आयोजन जो दोस्तों वो है आपका साहिबगंज जिले में किया जाता है। ये इसको एक शक्तिपीठ की तरह माना जाता है। तो यहाँ पर जो है साहिबगंज में हम विंध्यवासिनी, जो विंध्या जनजाति में अभी देखे विंध्यवासिनी, उसी का यहाँ पर शक्तिपीठ है विंध्यवासिनी। ठीक है, इनका शक्तिपीठ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ये बिंदु धाम था। ठीक है, बिंदु धाम मेला साहिबगंज। क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के किस भाषा को गवारी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए असुरी, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी है खोटा, ऑप्शन डी है नागपुरी। तो गवारी भाषा के नाम से दोस्तों नागपुरी भाषा को बोला जाता है। ठीक है, गवारी भाषा कौन सी भाषा है? नागपुरी भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26। मुंडारी टूट कोठारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो भी है ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंडारी टूट कोठारी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनमसही मुंडू, ऑप्शन बी है जगदीश तुर्गनायत, ऑप्शन सी है WG आर्चर, और ऑप्शन डी है जयपाल सिंह। तो मुंडारी टूट कोठारी जो पुस्तक है दोस्तों वो मनमसही मुंडू ने लिखा है। इन्होंने लिखा है, मनमसही मुंडू ने लिखा है। इसके लिए इनको जो है साहित्य
सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी सम्मान भी इसके लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? पंच परगनिया जो भाषा है, सदानी भाषा, उसका पूछ रहा है आरंभकर्ता कौन थे साहित्य का? विनोद कवि, डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, जगराम, और ऑप्शन डी है कवि सोबरन। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, विनोद कवि साहब को माना जाता है पंच परगनिया का आपका प्रथम गुरु। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर आपका 28 रहेगा। आदि अनादि इत्यादि के लेखक कौन है? आदि अनादि इत्यादि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वरी प्रसाद, ऑप्शन बी है शिवनंदन प्रसाद, ऑप्शन सी शिवचंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवनंदन प्रसाद। ठीक है, आदि अनादि इत्यादि के जो लेखक हैं वो शिवनंदन प्रसाद है। आदि अनादि इत्यादि के लेखक शिवनंदन प्रसाद है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आदि धर्म एक तरफ, ऑप्शन बी आरण्य अधिकार, ऑप्शन सी मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, और ऑप्शन डी है कोचे कड़वा। तो आदि धर्म जो है वो रामदयाल मुंडा ने लिखा है। ओके, रामदयाल मुंडा साहब ने आदि धर्म लिखा है, ये सही है। आरण्य अधिकार हमने अभी बताया, ये महाश्वेता देवी ने लिखा है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी, ये हमारे सांसद भी रहे हैं। और कोचे कोड़वा जो है लिखा है दोस्तों ये हमारा कोचे कोड़वा विक्टर दास यहाँ पर नहीं होगा आंसर, यहाँ पर कोचे कोड़वा का जो हो जाएगा वो सुलेमान मुर्मू होगा। सुलेमान मुर्मू होगा, कोचे कोड़वा सुलेमान मुर्मू। याद हो गया? नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 30, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक पुस्तक किसकी रचना है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अनुज लुगुन, ऑप्शन बी देवकी नंदन, ऑप्शन सी वेदनाथ पोद्दार, ऑप्शन डी है चेतन। चेतन महाजन यहाँ होगा पूरा नाम। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए, अनुज लुगुन साहब का है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ये हाल फिलहाल की ही पुस्तक है, तो ये आप याद करके जाएंगे। ठीक है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अनुज लुगुन। और अनुज लुगुन साहब ने जो है हमारे शिबू सोरेन के संबंध में भी 2-3 पुस्तकें लिखी है। ऑप्शन 31, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी है चतरा, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना आपका खूंटी में किया जा रहा है, खूंटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 32, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और धनबाद। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 32 का ए हजारीबाग में होगा। ओके, हजारीबाग में आपका मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? रांची, रामगढ़, दुमका, और ऑप्शन डी है देवघर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? रामगढ़ में। झारखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रामगढ़ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के किस तीरंदाज प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आप याद रखिएगा, ये प्रशिक्षकों को ही दिया जाता है। ऑप्शन ए है दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र तिवारी, ऑप्शन सी है मंगल चांपिया, ऑप्शन डी है पवन खलको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो यहाँ धर्मेंद्र तिवारी हैं। कौन है? धर्मेंद्र तिवारी। इनको 2020 में दिया गया था। अभी एक प्रशिक्षक से संबंधित याद रखिएगा, पूर्णिमा महतो जो है, इनको अभी हाल फिलहाल में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था पिछले साल। ओके, ये कौन है? तीरंदाजी के कोच हैं, तीरंदाजी के कोच हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड की अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अरुणा मिश्रा तो मुक्केबाजी से रिलेट करती हैं। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी आप जो है लवलीना बरगोन, और उसके बाद आप याद रखिए बहादुर सिंह को। ठीक है, ये सभी लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं, वो सभी आप देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जिन्होंने राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तानी की है? ऑप्शन ए है पुष्पा प्रधान, ऑप्शन बी है सावित्री पूर्ति, ऑप्शन सी अंशुता लकड़ा, और ऑप्शन डी है सुमराय टेटे। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सुमराय टेटे, है ना। झारखंड की तरफ से जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी वो सुमराय टेटे थे, जिन्होंने राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तानी की है। और
इनको जो है 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है 2017 में। अच्छा, अभी कौन है? अभी है आपका सलीमा टेटे। इनकी जगह में अभी जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनाई गई है वो सलीमा टेटे को बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 37। बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी है सामुदायिक सेवा और ऑप्शन डी है पर्यावरण। तो 37 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? खेल के क्षेत्र में बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38, उरांव सिंह टिकट शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? उरांव सिंह टिकट शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रांची में है उमराव सिंह टिकट शूटिंग रेंज, ठीक है, रांची में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए सरायकेला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो झारखंड तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ये आपका किया गया है सरायकेला में। झारखंड तीरंदाजी अकादमी की स्थापना सरायकेला में किया गया है, तीरंदाजी से संबंधित सरायकेला खरसवां। क्वेश्चन नंबर 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अभिलेख और लगानों का निर्धारण करने का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए टोटल 19 अध्याय हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। तो उसके किस अध्याय में अभिलेख और लगानों का निर्धारण का उल्लेख किया गया है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्याय 12 में। अभिलेख और लगानों का निर्धारण जो है वो अध्याय 12 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत काश्तकारों को कितने प्रकार में बांटा गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 41 का आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो मेरे ख्याल में इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें क्या क्या था आपको याद होगा, अगर काश्तकार के बारे में बात करता है काश्तकार, तो पहला हो गया था भूधारक, भूधारक, ओके। दूसरा हो गया आपका रैयत, रैयत में भी आपको पता है यहाँ 3 प्रकार के रैयत थे, अधिभोगी, अनाधिभोगी और कुटकट्टी। उसके बाद हो गया इसमें दर रैयत, दर रैयत, ओके। और एक इसमें जो किया गया है वो किसको किया गया है? मुंडारी खुटकट्टी, है ना, मुंडारी खुटकट्टी, खुटकट्टी, याद हो गया? ये 4 प्रकार के काश्तकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत लगान की भुगतान की रसीद भूस्वामी को के द्वारा नहीं देने पर कितने माह का कारावास प्रावधान है? अब हमने लगान तो दे दिया लेकिन भुगतान का जो रसीद देना चाहिए भूस्वामी को अपने रैयत को वो नहीं दिया, तो कितने माह का कारावास का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1 माह, 3 माह, 9 माह और 12 माह। तो 42 का आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 1 माह का कारावास की सजा है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 100 रुपये का जुर्माना, उस टाइम के हिसाब से 100 रुपया तो बहुत था लेकिन अभी तो ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माह का सजा हो सकता है या फिर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है, ये ऑप्शन रहता है 42। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली के लिए कौन सी शर्तें हैं? तो अनाधिभोगी रैयत जो है उसको बेदखल करना है तो उसके लिए क्या क्या शर्त है? ऑप्शन ए में है जोत की भूमि को रैयत द्वारा ऐसे उपयोग करना कि भूमि का मूल्य घट जाए या खेती करने के लायक ना रहे, यानी कि आप भूमि का क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। ऑप्शन बी, रैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी नियम का उल्लंघन किया है, ठीक है। और ऑप्शन सी है रैयत ने निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। और एक ऑप्शन होगा इनमें से सभी, बिल्कुल होना चाहिए था, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पर सभी जो यहाँ ऑप्शन ए बी सी है दोस्तों ये सभी सही है। इन सभी के आधार पर जो है अनाधिभोगी रैयत को हटा सकते हैं हम, राइट, ये सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में मुंडारी कुटकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध उल्लेख है? ऑप्शन ए है अध्याय 16, ऑप्शन बी है अध्याय 16 का क, ऑप्शन सी है अध्याय 18 और ऑप्शन डी है अध्याय 19।
तो मुंडारी खुटखटीदारी, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44 का सी। 16 का क में जो है, 16 का क में मुंडारी खुटखटीदारी के विषय में विशेष उपबंध का उल्लेख है। विशेष उपबंध का उल्लेख 16 का क में है। 16 का क में मुंडारी खुटखटीदारी का विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत मूल रैयत अपने खाली भूमि का बंदोबस्ती किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है? क्या बोला? संथाल परगना काश्तकारी एसपीटी एक्ट आ गया 1949 के तहत मूल रैयत अपने खाली भूमि का बंदोबस्ती किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। यानी कि कोई खाली भूमि पड़ा हुआ है, उसका बंदोबस्ती करना चाहता है, लेकिन रैयत को क्या है, अनुमति लेना पड़ता है। किससे? ऑप्शन ए उपायुक्त, ऑप्शन बी ग्राम प्रमुख, ऑप्शन सी बीडीओ, ऑप्शन डी है सीओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हर जगह आपको सीएनटी में भी यही दिखेगा, उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त। आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई अपवाद रहेगा तो वहाँ पर आपको खाली याद करना है, उपायुक्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कितने जमाबंदी रैयतों की सहमति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा की जाएगी? 1/2, 2/3, 1/4 और 1/10। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका 2/3 होना चाहिए आंसर, 2/3 है, ठीक है, 2/3 आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। इतना का सहमति चाहिए तभी ग्राम प्रधान का नियुक्ति होता है, उपायुक्त द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 47। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रमुख एवं मूल रैयत को किस अध्याय में परिभाषित किया गया है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रमुख एवं मूल रैयत को किस अध्याय में परिभाषित किया गया है? तो जब परिभाषा ही दिया जाना है तो ये अध्याय 2 में होगा, शुरू में ही दिया जाएगा। अध्याय 1 में तो इसके बारे में बताया गया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है क्या, ठीक है, नियम कानून इसको माना गया, इसका नामकरण किया गया। अध्याय 2 में जो है वो परिभाषाएं दिए गए हैं ग्राम प्रमुख का और मूल रैयत का, राइट। तो आंसर हो जाएगा अध्याय 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को रैयतों के कितने वर्ग की चर्चा की गई है? तो 48 का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? 3 होगा, 3, ठीक है। वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, वहाँ पर यहाँ पर यानी कि सीएनटी एक्ट में और एसपीटी एक्ट में भी रैयतों की जो है 3 प्रकार है। यहाँ पर नाम अलग अलग है। यहाँ पर नाम है निवासी जमाबंदी रैयत, है ना, निवासी। फिर है यानी कि जो गांव में रहते हैं। दूसरा है गैर निवासी, ठीक है, जो गांव में नहीं रह रहे हैं, गैर निवासी, कभी कभी आ रहे हैं। और तीसरा जो है इसमें नए रैयत का बात किया गया है, नए रैयत, ठीक है, नए रैयत का बात किया गया है, राइट। तो संथाल परगना में 3 ठो वर्ग है जो रैयतों का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जोत विभाजन लगान के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जोत का विभाजन जमींदार, ग्राम प्रमुख एवं रैयत की सहमति से की जाएगी। ऑप्शन कहते हैं इसमें जो कथन 2 है, यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो तो किसी भी स्थिति में जोत का विभाजन नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। जो विभाजन एवं लगान के वितरण के संदर्भ में कहा जाता है तो पहला बात तो यही कहा जाता है कि उसमें जो जमींदार है, जो ग्राम प्रमुख है और जो रैयत है, इन तीनों की सहमति से ही विभाजन होगा जमीन का, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि यदि जोत जो है, जोत यानी कि भूमि, खेत समझ लीजिए, उसमें अगर लगान 3 रुपये से कम है तो उस जोत का विभाजन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, वो और छोटा हो जाएगा, क्या होगा? तो 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 पेशा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जनजातीय समाज को स्वशासन प्रदान करना। ऑप्शन बी है दूसरा कथन है पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। और ऑप्शन इसमें
कथन 3 है ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। तो देखिए ये नियम जो है पेशा 1996 में ही आया था, ये केंद्र सरकार ने बनाए थे और अलग अलग राज्यों में इसको अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है धीरे धीरे। तो झारखंड भी इसमें से राज्य बन गए हैं जिन्होंने इस कानून को 10वां राज्य बनाया शायद। और ये जो है आपका झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लागू कर दिया गया यह दिसंबर 2025 में, राइट। तो इसमें देखिए इसमें सभी ऑप्शंस यहाँ जो है वो सही होगा। ओके, सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही होगा, ये सभी इसका ओहो ये जितने भी यहाँ पॉइंट्स लिखे गए थे ये सभी इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसमें ये किया जाता है, ग्राम सभा को इसका केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 51। विल्किंसन कानून के तहत 300 रुपये के मुकदमे की सुनवाई कौन करता है? विल्किंसन कानून आपको पता है ये आपका कोल्हान प्रमंडल में लगाया गया था। तो ऑप्शन ए है मुखिया, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है मुंसिफ, ऑप्शन डी है उपसमाहर्ता। तो विल्किंसन कानून के तहत 300 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई दोस्तों आपका कौन करता है? ये हो जाएगा आपका मुंसिफ। उस टाइम मुंसिफ हुआ करते थे, ठीक है। 300 रुपये का मुकदमे का सुनवाई मुंसिफ क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 अजय बराज परियोजना किन जिलों से संबंधित है? अजय बैराज, ऑप्शन ए है देवघर दुमका, ऑप्शन बी है साहिबगंज पाकुड़, ऑप्शन सी है देवघर बांका और ऑप्शन डी है हजारीबाग एवं गिरिडीह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, देवघर और दुमका का अजय बैराज परियोजना देवघर और दुमका का सम्मिलित परियोजना है। अजय नदी जो है दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में लगभग बहती है, जामताड़ा में भी बहती है, तो यहाँ पर देवघर और दुमका पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ओडिशा मैंगनीज और मिनरल्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ओडिशा मैंगनीज और मिनरल लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? सरायकेला खरसावां, पलामू, घाटशिला, कटक। तो मैंगनीज और मिनरल्स का बात कर रहा है दोस्तों, तो 53 का ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओडिशा मैंगनीज और मिनरल्स लिमिटेड सरायकेला खरसावां में अवस्थित है, ठीक है। ये सब अनोखा क्वेश्चन होता है, यहाँ ओडिशा लिखा हुआ है तो कहीं उड़ीसा ऑप्शन में रहेगा तो मार मत दीजिएगा। ये सरायकेला खरसावां में है, ओडिशा मैंगनीज और मिनरल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 54। किस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए तजना नदी, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी है रोरो, ऑप्शन डी है बांसलोई। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तजना नदी, ठीक है दोस्तों, तजना नदी होगा, ऑप्शन ए तजना नदी, ठीक है, तजना नदी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दुमका से निकलने वाली ब्राह्मणी नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए है मयूराक्षी, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा। तो ब्राह्मणी नदी आप याद कीजिए, ये तो हमारा पूर्वी झारखंड में है ना, इधर है ब्राह्मणी नदी, यहाँ लिख भी रखा है दुमका से निकलती है रे भाई ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ पर देखिए दामोदर में मिलती है क्या? स्वर्णरेखा में मिलती है? स्वर्णरेखा तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, है ना, हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणी हुगली हो सकता है, मयूराक्षी हो सकता है, दामोदर भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी में मिलती है, ब्राह्मणी नदी हुगली नदी में मिलती है। क्वेश्चन 56। प्रेमा घाट जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ये मैंने कई बार याद करवाया। ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी है लातेहार, ऑप्शन डी है लोहरदगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेमा घाट का बात कर रहे हैं तो ये आपका गुमला में है। एगो था सुगा काटा घाट जलप्रपात, वो हमने सिमडेगा में देखा था। तो ये प्रेमा घाट जलप्रपात जो है गुमला में है, राइट। नेक्स्ट और भी देखना चाहते हैं तो देखिए गुमला में जो है आपका प्रेमा घाट हो गया, उसके बाद सदनी घाट हो गया, यहाँ जो फेमस है वो देखिए सदनी घाट, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हेपाद, गुमला का बात कर रहे हैं, ठीक है, हेपाद। हेपाद के बाद आपको नागफेनी यहीं मिलेगा, नागफेनी गुमला में, नागफेनी। नागफेनी के बाद आपका और एक मिलेगा शेरका, शेरका, ठीक है, शेरका। ये हो गया गुमला का बात। खूंटी में जो फेमस है आप सभी को पता है पंचघाघ, ओके, पंचघाघ जो है खूंटी में है। लातेहार चलते हैं, लातेहार में आपको बहुत सारा मिलेगा, बूढ़ा घाघ सबसे फेमस, बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। उसके बाद घाघरी, लोध, ठीक है, लोध जलप्रपात,
घाघरी, ठीक है, घाघरी में ऊपरी घाघरी निचली घाघरी क्या क्या था वो भी रहेगा। फिर मिर्चिया जलप्रपात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिर्चिया ये आपका लातेहार में है, मिर्चिया, ठीक है, लातेहार में। फिर गौतम घाघ ये भी लातेहार में। लोहरदगा में बहुत कम है, इसमें निंदी याद रखिएगा, एक निंदिया आ गई रे लोहरदगा में है, घगरिया, राइट। तो ये हो गया जलप्रपात के बारे में। तो प्रेमा घाघ आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, नूनबिल गर्म जलकुंड। नूनबिल गर्म जलकुंड किस जिले में है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नूनबिल दुमका में है, नूनबिल दुमका में। तो दुमका में अगर आप देखेंगे तो और भी गर्म जलकुंड है, इसमें बहुत सारे हैं। नूनबिल हो गया, 12 झरना हो गया, 12 झरना लिखने से टाइम लगेगा, आप सुन लीजिए खाली। दुमका में 12 झरना हो गया, ततलोई हो गया, झरिया पानी, झुमका, तपात पानी, ठीक है। तो ये सब कहाँ कहाँ हो गया? दुमका में हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर धनबाद का बात करें, धनबाद में एक है तेतुलिया, नाम सुने होंगे तेतुलिया, ओके। चतरा में जो है आप याद कीजिएगा दुआरी को, चतरा में दुआरी को याद कीजिएगा। और हजारीबाग जो है, हजारीबाग में आपको पता है सूरज कुंड है, टाइगर प्रपात है, हरहद है, कावा है, ठीक है, ये हजारीबाग में सूरज कुंड, टाइगर प्रपात, हरहद और कावा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 58, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के सबसे न्यूनतम से अधिकतम 1% वाले जिलों का क्रम लिखें। यहाँ पर ये उस टाइम का क्वेश्चन था 2019 का, अभी 2021 और 2023 वाला याद करके जाइएगा, ठीक है। 2023 और 2021, 25 में आने वाला था, 25 में अभी आ जाएगा। तो 2023 का जो है आपका ISFR रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 29.81% वन है, याद रखिएगा, ओके। और सबसे कम जामताड़ा में है, सबसे अधिक आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 59, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए टोंगरी, डोंगरी, चौकोर और टाण। तो नुकीली पहाड़ियाँ जो राजमहल में है दोस्तों, उसका जो नाम होगा वो हो जाएगा टोंगरी, ठीक है। टोंगरी हम लोग यहाँ पर कहते हैं जो नुकीली पहाड़ियाँ होता है। और फिर जो है गुम्बद नुमा जो पहाड़ियाँ होता है उसको डोंगरी कहते हैं, गुम्बद नुमा को डोंगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट में कौन शामिल नहीं है? नेतरहाट पठार, गणेशपुर पठार, जमीरा पाट और पहाड़िया पाट। तो ये पहाड़िया पाट आपने नाम नहीं सुना होगा, बाद बाकी तीनों तो आपने नाम सुना होगा, ये तीनों होगा उसमें, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 20 फरवरी 2009, ऑप्शन बी 20 फरवरी 2010, ऑप्शन सी 20 फरवरी 2015, ऑप्शन डी है 20 फरवरी 2020। तो अगर आप ये याद रखेंगे झारखंड गंगा नदी संरक्षण कब लागू किया गया था, सबसे पहले याद कीजिए ईयर जो है आपका 2009 होगा, बाद बाकी तो और कहीं पर 9 दिया नहीं गया है। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि PM होते हैं, ओके। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में नहीं लगता है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन नहीं है ये तो लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, लातेहार, चौथा दिया है गुमला, पांचवा दिया है सरायकेला खरसुआ। तो इनमें कौन कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगता है? अगर आप इसका मानचित्र देखेंगे तो आपको पता है इधर छत्तीसगढ़ है, तो उसमें देखिए सिमडेगा जो है यहाँ पर है, तो ये लगता है इसके साथ। गढ़वा आप बात करते हैं तो ये भी लगता है, ओके। लातेहार का बात करते हैं तो लातेहार बीच में है, और गुमला बात करते हैं तो इधर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चारों होगा आंसर। इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है, तो कौन सा नहीं लगता है? ये चारों तो लग रहा है, ठीक है, ये नहीं लग रहा ना, सरायकेला खरसुआ इधर है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है, राइट।
तो ये हो जाएगा केवल 5। सरायकेला खरसां जो है छत्तीसगढ़ से नहीं लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कौन सा विकल्प गलत है? तीर्थ दर्शन योजना मुख्यमंत्री का, ऑप्शन ए है इस योजना का उद्देश्य निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना है। ऑप्शन बी, इस योजना के लिए राज्य सरकार ने IRCTC के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी है इसके तहत बुजुर्गों की आय जो है 55 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वैसे इस योजना का जो आंसर दिया है दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो बुजुर्ग का आयु लिखा हुआ है 55 वर्ष, 55 वर्ष नहीं होगा, यहाँ 60 वर्ष होगा। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक होने चाहिए तभी होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, गलत कथन चूज करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये योजना जो है दोस्तों 30 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। 2016 को शुरू किया गया था, जिसमें निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए प्रावधान किया गया और इन्होंने जो है राज्य सरकार ने IRCTC के साथ इसमें समझौता किया है और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी इसमें निर्धन बुजुर्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। कथन 1 है उन्नति परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई। कथन 2 है इस योजना की शुरुआत मनरेगा के अंतर्गत की गई। और तीसरा है इनमें पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होना है वहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है। केवल एक, ऑप्शन ए केवल 1 और 2 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी है 1, 2, 3 तो और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। उन्नति परियोजना जो है मनरेगा के तहत ही शुरू की गई थी 2019 में और इस वित्तीय वर्ष में जो है मनरेगा के तहत जो 100 दिन का जो परिवार अपना यहाँ पर काम कर रहा है तो उसका एक वयस्क सदस्य को उठाया जाएगा और उसको कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह है उन्नति योजना का विचार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी विचार करना है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2017 को की गई। कथन 2 है इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांवों का विकास करना है और इसमें तीसरा ऑप्शन है इसकी शुरुआत खूंटी जिले के बिरसा मुंडा के गांव ओलीहातू से किया गया है और चौथा ऑप्शन है इसके तहत शुरू में 15 गाँव का चयन किया गया है। तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना ये बहुत फेमस हुआ था। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है ए 1 और 2, ऑप्शन बी में है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है 1 और 4 और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होना है आप बताएंगे थोड़ा सा अगर याद होगा तो 65 का इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बी यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। चौथा जो है कथन सही नहीं है इसका। यहाँ देखिए इसमें मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2017 से की गई है। राइट है। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांवों का विकास करना है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव ओलीहातू से किया गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ 15 गांव दिया है, उस टाइम में यहाँ पर 30 गांव का चयन किया गया था। 30 गांव का चयन किया गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना 18 सितंबर 2017 17 को है बहुत बड़ा खतरा। तो 17 में शहीद ग्राम योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 66। झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना 2023 के तहत कौन सा लाभार्थी हैं? ऑप्शन ए है वृद्ध, ऑप्शन बी है विकलांग, ऑप्शन सी है विधवा, ऑप्शन बोलते हैं इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ बेरोजगार। अब सही कथन इसमें बताना है। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना 2023 ये पहले से भी पेंशन योजना चल रहा था लेकिन उसको यूनिवर्सल कर दिया गया। तो इसमें जो है वृद्धों को भी शामिल कर लिया गया, विकलांगों को शामिल कर लिया गया और विधवा को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, बेरोजगार को नहीं शामिल किया गया, इसके लिए तो अलग से बनाया गया है भाई बहुत सारे। तो झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना 2023 वृद्ध, विकलांग और विधवा इन तीनों के लिए है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के संदर्भ में क्या सही है?
ऑप्शन ए है राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना है। ऑप्शन बी कहता है मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है। ऑप्शन सी में है 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 67 का राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी होगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जो है उसके तहत 5 लाख करोड़ रुपया 5 करोड़ लीटर की वृद्धि करना था जल संरक्षण में। उसके बाद मनरेगा के तहत जो है यहाँ पर 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना था और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना था, यानी कि उसको अच्छे से बनाना था, बंजर भूमि को खेती लायक भूमि बनाना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, ये ऑप्शन ए 5, 7, 8 और 9। तो यहाँ हमने देखा था 9, 68 में डी देखा था, 9 देखा था। अच्छा, ये पुनर्स्थापन एंड पुनर्वास नीति कब लाया गया था? 2008 में लाया गया था। अगर डेट पूछा जाए, डेट भी पूछ लिया जाए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट में 25 जुलाई हो जाएगा, 25 जुलाई हो जाएगा, 25 जुलाई 2008। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नक्सलियों के प्रत्यार्पण और पुनर्वास हेतु नीति किस वर्ष लाई गई? जो पुनर्वास उसमें अभी हमने देखा पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति जो लाया गया था 25 जुलाई 2008 को लाया गया था। ठीक, इसके एक साल बाद जो है इसके ऊपर काम किया गया था। ठीक है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति। लेकिन यहाँ पर देखिए फाइनली इसको लागू किया 2015, 16, 18 और 20। तो 2018 में ये लाया गया था, 2018 में लाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है नक्सलियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। एक को श्रेणी ए में रखा गया और एक की श्रेणी बी में रखा गया। तो श्रेणी ए में जो रखा गया नक्सली था, वो अगर अपने आप को समर्पित करता है तो उसके पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपये दिया जाता था। कितना? 6 लाख। और जो बी श्रेणी के नक्सली थे उसको 3,50,000 दिया जाता था, 3,50,000 दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 70। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 ही कृषि जलवायु प्रदेश जो है भारत का हमारे यहाँ पर है। ठीक है, एक तो हो जाएगा पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा था दक्षिण पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, और एक मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये 3 थे। 71 झारखंड के इको टूरिज्म नीति पर विचार करें। ऑप्शन ए है कथन 1 है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय गांवों में लोगों को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और फिर 2 है इस नीति के तहत साहिबगंज में फॉसिल पार्क, गिरिडीह में पारसनाथ, हजारीबाग में कन्हेरी हिल्स, देवघर में त्रिकुट पर्वत, कोडरमा में तेलैया डैम, पलामू में व्याघ्र परियोजना, लातेहार में नेतरा हट और जमशेदपुर में दालमा गजब विहार को विस्तृत किया जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे दिया जा रहा है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है बताएं? केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है। यहाँ पर नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना था लोगों को। फिर इसमें जो भी लिखा हुआ है साहिबगंज में फॉसिल पार्क, गिरिडीह में पारसनाथ, हजारीबाग में कन्हेरी हिल्स, देवघर में त्रिकुट पार्क, कोडरमा में तेलैया डैम और पलामू में व्याघ्र परियोजना, लातेहार में नेतरहाट और जमशेदपुर में दालमा गज अभ्यारण्य को विकसित करना था। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए दोस्तों, ये मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। अगर आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रहने वाले वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है? वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रहने वाले वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, सी 2010, ऑप्शन डी है 2004। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 2005। ठीक है, 2005 वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रहने वाले वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है? 2005। क्वेश्चन नंबर 73।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेएसपीसीबी की स्थापना कब की गई है, ये भी मैंने बताया है। ऑप्शन ए है 2001, 2002, 2005 और 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001 में ना जेएसपीसीबी की स्थापना 2001 में की गई थी, 2001 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा जरेडा का गठन कब किया गया है? तो इसमें भी आप देखेंगे, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2001 हो जाएगा। तो ये जरेडा का निर्माण और जेएसपीसीबी की निर्माण, ये दोनों तो एक ही से संबंधित है। यहाँ पर देखिए नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित है जरेडा, और जेएसपीसीबी जो है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों का जो निर्माण एक साथ ही किया गया है, 2001 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो राज्य का पूछ रहा है दोस्तों, आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको याद होगा। तो इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राज्य में किस धारा के तहत किया गया? ऑप्शन ए 14 का 1, ऑप्शन बी 19 का 1, ऑप्शन सी है 10 का 2, ऑप्शन डी है 3 का 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, धारा 14 का 1 के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के, है ना, राज्यों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कौन सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है गृह मंत्री, बी है राजस्व एवं भू सुधार मंत्री, ऑप्शन सी है पथ निर्माण मंत्री, ऑप्शन डी है पर्यटन मंत्री। तो 76 का आंसर क्या मांगा है दोस्तों, देखिए इसमें जो है पर्यटन मंत्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, ठीक है। बाद बाकी गृह मंत्री, राजस्व एवं भू सुधार मंत्री और पथ निर्माण मंत्री, इन सभी का जरूरत जो है आपदा प्रबंधन में किया जाता है। पर्यटन मंत्री का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड राज्य के लोक सेवक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? झारखंड राज्य के लोक सेवक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में दिया जाता है। बस ये याद रखिए, इसी को स्कीपा बोलते हैं ना, स्कीपा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड के राज्य आपदा मोचन निधि नामक राहत कोष में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा 75 और 25, है ना, 75 और 25 का प्रावधान किया गया है। केंद्र 75% और राज्य सरकार जो है 25% खर्च करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, किस वर्ष झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की थी? झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी कब किया गया था? 2009 में, 2015, 2017, 2018 में। तो 79 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 2009 में हो जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना मेरे ख्याल में 2004 में ही कर दिया गया था। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, मैकॉन लिमिटेड की रांची के डोरंडा में स्थापना कब की गई है? मैकॉन लिमिटेड का, ठीक है। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1959, सी है 1965, ऑप्शन डी है 1969। तो 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1959 में किया गया था मैकॉन का स्थापना, मैकॉन लिमिटेड की स्थापना 1959 में किया गया था। रांची के डोरंडा में स्थित है, रांची का डोरंडा में स्थित है, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 81, निम्न युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन ए है सिल्क पार्क इरबा रांची, ऑप्शन इसमें दूसरा है प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर, ऑप्शन सी है मेगा फूड पार्क गेतलसूद रांची, और चौथा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जसीडीह में खोला गया है। तो इसमें हम लोग मिला लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी सही मिले हुए हैं, ठीक है। सिल्क पार्क जो है इरबा रांची में है, प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर में खोला जा रहा है, मेगा फूड पार्क गेतलसूद रांची में खोला जा रहा है, मेगा फूड गेतलसूद रांची में, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है जसीडीह देवघर में खोला जा रहा है। तो इनमें से सब सही है, सब सही है, ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड से होकर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 6। तो इसमें हम लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो हमारा झारखंड से होकर गुजरता है, क्योंकि ये गंगा नदी से रिलेट करता है, ठीक है, गंगा नदी से रिलेट करता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब से संबंधित कौन सा कथन सही है?
सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। ऑप्शन ए है राज्य के प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। बी में है सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब को प्रत्येक वर्ष खेल विकास के लिए 25-25 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और सी में है इसके माध्यम से युवाओं को प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। और डी है इनमें से सभी। तो सिद्धू कान्हू खेल युवा प्रतियोगिता 2020 में लाया गया था। इसके सभी कथन जो हैं दोस्तों यहाँ पर सही है। सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना जो है हर गांव में किया जाएगा। सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब को प्रत्येक वर्ष जो है खेल विकास के लिए 25-25 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और इसके माध्यम से युवाओं को प्रतिभा निखारने और उसको आगे बढ़ाने की अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सभी आंसर यहाँ पर जो है आपका सही था। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022। तो इलेक्ट्रिकल वाहन नीति कब आया था? 2022 में आया था। यहाँ पर आप यही याद रखिए। फिर क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ पूर्वी भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन निर्माण इकाइयों की झारखंड को सबसे पसंदीदा स्थान बनाना है और राजमार्गों में 25 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना है। तो झारखंड इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 में लाई गई थी। तो 84 का बी इसमें जो है दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। पूर्वी भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन निर्माण इकाइयों के लिए झारखंड को पसंदीदा स्थान बनाना था और राजमार्गों में 25 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। चलिए ये 85 भी देख लेते हैं। ये कोरोना काल के समय का क्वेश्चन है। झारखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निम्नलिखित कथन पर ध्यान दें। ये कथन 1 है, पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया गया। कथन 2 है, इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकार को बीमा प्रीमियम का 20% राशि देना होगा। और 3 है, इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष के पत्रकार को दिया जाएगा। और 4 है, आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले पत्रकार जो है को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या बोला है, योजना के तहत निम्नलिखित कथन में ध्यान दें। लास्ट में क्या बोलता है, कथन 1, 2, 3 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आयुष्मान भारत आयुष्मान का लाभ जो ले रहा है वो पत्रकार इसका लाभ नहीं ले सकता है, बाद बाकी सभी के लिए है। 5 लाख का बीमा योजना किया गया था। इसमें 20% राशि जो है वो आपको पत्रकार को देना पड़ेगा और इस योजना के तहत जो है 18 से 60 वर्ष के पत्रकार को इसका लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। झारखंड राज्य ने लाहा को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया था? लाहा को कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, यही क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 अप्रैल 2023। 17 अप्रैल 2023 को जो है आपका लाह को कृषि का दर्जा झारखंड सरकार ने दिया था। हेमंत सोरेन ने ही इसका आगाज़ किया था 17 अप्रैल 2023 को। 2023 को जो है कृषि का दर्जा मिला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा मिलान गलत है? गलत है भाई, खनिज जिला। ए दिया है बेंटोनाइट धनबाद में पाया जाता है। बी दिया है ग्रेफाइट पलामू में पाया जाता है। क्रोमाइट का बोलता है पश्चिमी सिंहभूम में है। चांदी है इसका जो है रांची में है। तो 87 का ए ही तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेंटोनाइट जो है धनबाद लिखा है, धनबाद में कहाँ से होगा ये साहिबगंज में होगा, साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज। बेंटोनाइट का निर्माण जो है ज्वालामुखी पर्वतों के बाद हुआ है, तो याद रखिएगा ये बेंटोनाइट जो है साहिबगंज में है। बाद बाकी सही है। ग्रेफाइट जो है पलामू में है। क्रोमाइट के लिए पश्चिमी सिंहभूम आप चले जाइए और चांदी जो है रांची के आसपास वाले इलाकों में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या दिया है, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पे ध्यान दीजिए। ध्यान दे दो, ध्यान देना है, दे दो। सारथी योजना है। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। तीसरा ऑप्शन दिया है, इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। और चौथा है, इसके तहत युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह एवं युवतियों को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो बोला है ना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसमें क्या हो जाएगा, ये है श्रम नियोजन प्रशिक्षण, श्रम नियोजन
एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, ठीक है, इसके जरिए यहाँ पर किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय सारथी योजना को नहीं लाया है, ये श्रम नियोजन और प्रशिक्षण लाया है। बाद बाकी सभी कथन सही है, ठीक है, ये भी सही है। 15 नवंबर 2022 को लाया था और इसके तहत युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह और युवकों को 1500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संथाल जनजाति में सेवा विभाग को किस नाम से जाना जाता है? जवाई बापला, क्रिंग जवाई बापला, सदाई बापला और सदर बापला। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाई बापला, ठीक है। जवाई बनना है तो सेवा जाके करना है, ठीक है। ससुर जी और सासू माँ का सेवा करो तब आपको वहाँ का जवाई बनाया जाएगा, ओके। और क्रिंग बापला जो लिखा है वो सेम विवाह जो है, ये जो सेवा विवाह है उसी को यहाँ पर हम लोग बिरहोर जनजाति में कहते हैं। बिरहोर में, संथालों में तो जय बापला कहते हैं, लेकिन बिरहोर में क्रिंग बापला हम लोग कहते हैं, जो कि सेवा विवाह है, ओके। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 1954 में बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कहाँ की गई? चकला और मांझी में, बोकारो में, ऑप्शन सी है मोटा रुका में और काली माटी खुट्टी में। तो 90 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये देखिए बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है और मांझी में है ना, चकला और मांझी में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना 1954 में किया गया और चकला और मांझी में किया गया। 91। महात्मा गांधी झारखंड में पहली बार कब आए? ठीक है, कब आए भाई? ऐसे तो बहुत बार आए हैं, ठीक है। पहली बार कब आए? 3 जून 1917, 3 जून 1915, 3 जून 1919, 3 जून 1914। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 जून 1917 को आए थे। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी टाइम पे ये यहाँ पर आए थे, 3 जून 1917 में, 3 जून 1917 में। क्वेश्चन नंबर 92। अकबर ने किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था? अमान सिंह, तोदरमल, अजीत कोका और मधुकरण शाह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह जो है जाके साहिबगंज में भी रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो है तेलिया डी का किला है ना बनाया, ये सब याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिगर एंड बेटर किसकी पुस्तक है? कल्याण कुमार, निवेदिता डांग, स्फूर्ति कुमारी और शकुंतला शर्मा। तो 93 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्याण कुमार का है। बिगर एंड बेटर पुस्तक कल्याण कुमार का है। क्वेश्चन नंबर 94। मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना के तहत कितने लोगों को सोमनाथ मंदिर का दर्शन के लिए भेजा जाएगा? गुजरात। तो ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन था। ये 1000 लोगों को भेजने का किया गया था प्रावधान, और अभी हमने इसके बारे में देखा 18 से 60 वर्ष के बुजुर्गों को यहाँ पर रखा जा रहा था, ठीक है। और ये तीर्थ दर्शन योजना है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। झारखंड में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में, खूंटी में, गुमला में। तो 95 का जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विद्यालय योग चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 97। वर्ष 2022 का डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 97 का। तो 97 का ए हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन, ठीक है, ए हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल में निधन हो गया वो कौन थे? जस्टिन केरकेट्टा, मयंक मुरारी, दिलीप तिर्की, आदित्य कुमार। तो हाल फिलहाल में जो हुआ था वो जस्टिन केरकेट्टा जी का मृत्यु हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसके पहले दोनों क्वेश्चन उतना ध्यान मत दीजिए। रांची विमेंस कॉलेज की सह संस्थापक एवं बिहार विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य जिनका हाल में निधन हो गया वो कौन थे? तो इसमें है सिल्विया बागे, ठीक है, सिल्विया बागे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर मिलेगा आपको वर्ष 2020-21 की ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट में झारखंड में कितने छात्र पर एक शिक्षक है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी 4-5 दिनों बाद आया हूँ आप लोगों के बीच, तो मेरे ख्याल में ये सेट आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप इसको देखते रहिए, बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए सेट के साथ। और पेपर 2 ये चल रहा है, पेपर 1 भी मैं ला रहा हूँ, उसको आप
देखिएगा, एक पेपर आपको सुबह मिल जाएगा, एक पेपर आपको शाम में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।